मैं एक जांबाज ईरान में एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़िर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी अवाम की सादा लौही से फायदा उठाते हुए माजी और हाल के शातिर लीडरों ने मुमलिकत और हुकूमत के बिल्कुल अलहदा तसव्वुर को यकजा कर दिया है। अंग्रेजों के 100 साला दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के लीडरों ने बिला इम्तियाज मजहब एक प्लेटफॉर्म से एक जबान होकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की। कायद आज़म को जो इस जद्दोजहद में हिंदू रहनुमाओं के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालिबा कर रहे थे, जब ये महसूस हुआ कि हिंदुओं के नज़दीक हिंदुस्तान की आज़ादी का मतलब सिर्फ हिंदुओं की आज़ादी है और मुसलमान आज़ादी मिलने के बाद भी हिंदुओं के गुलाम रहेंगे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शामिल होकर बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का मुतालिबा किया। हिंदू लीडरों के लिए ये मुतालिबा कतन काबिल कबूल न था। उन्होंने कायद आज़म को मुख्तलिफ तरगीबात देकर इस मुतालबे से दस्तबरदार होने की कोशिशें की। कभी ये ऑफर दी कि आपको ताहयात मुत्तहिदा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल और सदर बना दिया जाएगा। कभी आज़ादी मिलने के बाद मुसलमानों के लिए खुसूसी रियायत और असम्बली में नशिस्तें मखसूस करने का लालच दिया गया, लेकिन कायद आज़म ने उनकी तमाम तरगीबात को ठुकरा दिया और अपने मुतालबे पर कायम रहे। कायद आज़म ने अपने टीबी जैसे मूजी मरज को छुपाए रखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हिंदू लीडरों को अगर उनकी बीमारी का इल्म हो गया तो वो नई चालें चलेंगे। और हुआ भी कायद आज़म की सोच के ऐन मुताबिक। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कायद आज़म की रहलत के बाद ऐलानिया कहा था कि अगर उन्हें मालूम हो जाता कि कायद आज़म को टीबी है तो वो हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतालबे को उस वक्त तक मुलतवी कर देते जब तक जिनाह जिंदा रहते। कायद आज़म की न झुकने और न बिकने वाली फितरत की वजह से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन उन्हें क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद ये एहसास हो गया कि उनके साथ पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी जेबें भरने और इक़्तिदार हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसीलिए कायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान के बाद कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्कों के सिवा कुछ नहीं। कायद आज़म की रहलत के बाद तो वो नफसा नफसी का आलम पैदा हुआ कि तौबा ही भली। हर सियासी लीडर, चाहे वो इक़्तिदार में था या हिज़्ब इख्तिलाफ में, सिर्फ अपनी ज़ात की भलाई तक ही महदूद हो गया। हुकूमतें महीनों बल्कि हफ्तों के लिए बनती और टूट जाती। इक़्तिदार कभी एक पलड़े में और कभी दूसरे पलड़े में होता और किसी को भी ये एहसास न होता कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और हवस इक़्तिदार के हुसूल के लिए वो मुमलिकत को किस कदर नुकसान पहुँचा रहे हैं। उस दौर को फलांग कर जब हम 1968 में आते हैं तो अयूब खान का कौम पर आखिरी एहसान याह्या खान की सूरत में दिखाई देता है। याह्या खान के सदर मुमलिकत बनते ही जनरल रानी ब्लैक क्वीन और एक फाहिशा एक्ट्रेस तराना के अलावा इसी किमाश की दर्जनों औरतें सदारती महल की करता धरता बन गईं। और सदारती महल मुल्क की इज्जत व वक़ार के निशान से ज्यादा एक शराब खाने और फहाशी के अड्डे के तौर पर पहचाना जाने लगा। इलेक्शन हुए तो अवामी लीग के सदर मुजीबुर रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में अलग तरतीब नुमायां कामयाबी हासिल की। मुजीब की पार्टी अवामी लीग ने मुल्क भर में कौमी असम्बली की 121 सीटें हासिल कर लीं। याह्या खान को उसूली तौर पर चाहिए था कि अवामी लीग को हुकूमत बनाने की दावत दे, लेकिन भुट्टो ने याह्या खान को मजबूर कर दिया कि वो हुकूमत की तश्कील को मुलतवी करता रहे। याह्या खान खुद भी नई हुकूमत में सदर रहने पर बज़िद था। उधर भुट्टो ने ऐसी चाल चली कि मुजीब को यकीन हो गया कि उसकी हुकूमत कभी नहीं बनने दी जाएगी। मशरकी पाकिस्तान में मुजीब को मौका मिल गया कि वो सिविल नाफरमानी और आज़ाद मुमलिकत के लिए अवाम को भड़का सके। भुट्टो ने मुजीब को एक नया फार्मूला दिया कि मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हों, जिसे मुजीब ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी शुरू हो गई। भारत तो पहले ही ऐसे नादिर मौके की तलाश में था, चुनाचे मुक्ति बाहिनी के रूप में उसने सिविल लिबास में अपने फौजी मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किए, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तानियों की मरकज से नाला अक्सरियत के साथ मिलकर मगरबी पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में रहने वाले बिहारी महाजरों का कत्लेआम करके जुल्म व बर्बरियत की वो दास्तान रकम की
جس سے انسانیت قیامت تک لرزہ بر اندام رہے گی۔ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا۔ ادھر بھارت نے اپنی باقاعدہ فوج مشرقی پاکستان میں داخل کر دی اور پاکستان کی 4 ڈویژن فوج کو بھارتی نیوی اور ایئر فورس نے اپنے حملوں سے اور باغی مشرقی پاکستانیوں اور مکتی باہنی کے گوریلا وارفیئر نے بالکل مفلوج کر دیا۔ فوج نے سپلائی لائن نہ ہونے اور ایمونیشن کی کمی اور اپنی ایئر فورس اور نیوی کی مدد حاصل نہ ہونے کے باوجود جرت اور بہادری اور وطن پرستی کی ایسی مثالیں قائم کی جنہیں دنیا بھر کے فوجی مبصروں کے علاوہ بھارتی جرنیلوں نے بھی سراہا۔ بھٹو پانسا اپنے حق میں جھکتا دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن تھا کہ 12 دسمبر 1971 کو سلامتی کونسل میں پولینڈ نے ایک قرارداد پیش کی جس میں بھارت اور پاکستان کو اپنی افواج واپس اپنے ممالک میں بھیجنے، فوری جنگ بندی اور مشرقی پاکستان کے سیاسی حل کا کہا گیا تھا۔ اس قرارداد کو امریکہ اور روس کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اگر اس قرارداد کو منظور کر لیا جاتا تو بھارتی افواج مشرقی پاکستان میں ہی رہتی۔ اس قرارداد پر اگر عمل کیا جاتا تو پاکستان ذلت آمیز شکست، 90,000 پاکستانی فوجیوں کے بھارتی فوج کے ہاتھوں قیدی بننے کی رسوائی اور مشرقی پاکستان کو کھو دینے سے بچ جاتا۔ لیکن بھٹو کو اقتدار ملنے کی بجائے حزب اختلاف میں بیٹھنا پڑتا جو اسے منظور نہ تھا۔ لہٰذا پہلے 2 روز تو بھٹو کا اس کے تاریخی زکام نے نیو یارک کے ہوٹل سے سلامتی کونسل میں جانے سے روکے رکھا، اور تیسرے روز جب کوئی اور بہانہ نہ مل سکا تو سلامتی کونسل میں جا کر پولینڈ کی قرارداد کو پھاڑ کر وہ یہ کہہ کر سلامتی کونسل کے اجلاس سے اٹھ آیا کہ ہم 1000 سال تک لڑتے رہیں گے۔ یحییٰ خان نے بھٹو کو ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بنایا تھا۔ 12 دسمبر کو پاکستان کے جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں بھارتی جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے اور پاکستان 2 لخت ہو گیا اور ہماری افواج کو جنگی قیدی بنا کر بھارت کے مختلف کیمپوں میں رکھا گیا۔ مجیب ابھی تک مغربی پاکستان میں قید تھا۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالا اور مجیب کو جو مشرقی پاکستانیوں کا مسیحا بن چکا تھا، بھٹو نے اس کی رہائی کو پاکستانی افواج کی واپسی سے مشروط کرنے کی بجائے اسے ویسے ہی رہا کر دیا، کیونکہ مغربی پاکستان میں اس کی حکومت کے تسلیم کیے جانے کے لیے مجیب کی رہائی ضروری تھی۔ سن 47 میں وجود میں آنے والی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے حصے بکھرے کرنے کی شروع ہی سے کوششیں عمل میں آ گئی تھی۔ ولی خان ولد عبد الغفار خان نے قیام پاکستان کے ساتھ ہی پختونستان کا شوشہ چھوڑا۔ بلوچستان میں خان قلات نے بغاوت کر کے بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، جسے اب تک اس کے چیلوں اور ہم نواؤں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ پنجاب کے ٹکڑے کرنے کے لیے سرائی کی صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سندھ میں جی ایم سید اور اب اس کے ہواری سندھو دیش بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر الطاف حسین نے آزاد جناح پور کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا اور ہو رہا ہے کہ مملکت سے کسی کو بھی محبت نہیں۔ صوبائی اور ضلعی سطح کے یہ لیڈر اپنی اپنی بانسری محض اس لیے بجا رہے ہیں کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہاں اپنی اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ بھارتی لیڈر تو بھارت کو وسعت دے کر اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور کشمیر پر زبردستی قبضہ کر کے اور پرتگیزی مقبوضات گوا، دمن اور دیو پر فوج کشی کر کے انہیں بھارت میں شامل کر لیا ہے، اور ادھر ہمارے لیڈر ہیں کہ اس بچے کچے پاکستان کی تقسیم در تقسیم کرنے کے درپے ہیں۔ بھٹو نے اپنی گرفتاری کے دوران کہا تھا کہ میری موت پر ہمالیہ بھی روئے گا۔ کتنی غلط فہمی تھی بھٹو کو اپنے متعلق۔ نواز شاہ اعظم نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کر پاکستان کے دوسرے صوبوں اور پنجاب کے درمیان نفرت کی خلیج حائل کر دی۔ گرفتاری کے بعد کارگل کے متعلق اوٹ پٹانگ بیان دے کر اس سابق وزیر اعظم کی مملکت کے ساتھ جھوٹی محبت کے دعوے کا پول بھی کھل گیا۔ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ اور بھاری مینڈیٹ مملکت سے زیادہ عزیز ہے۔ نواز شریف مملکت پاکستان کے بہت سے ایسے رازوں سے بھی واقف ہے جن کا یوں سر عام ذکر کرنا مملکت پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے کے حلف میں مملکت کے ان رازوں کی پاسداری کا حلف بھی شامل ہے۔ میاں صاحب، اگر آپ کی طرح سبھی پاکستانی اپنے اٹھائے ہوئے حلفوں کی پاسداری چھوڑ دیں، جیسے آپ نے VIP قیدی ہونے کے باوجود اپنا حلف توڑ دیا، تو آپ افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کے متعلق کیا کہیں گے جو مملکت سے پاسداری کے عہد کو نبھاتے ہوئے بھارت سے کشمیر اور دوسری سرحدوں پر ہر روز نبرد آزما ہوتے ہیں، روز زخمی ہیں اور روز مرتے ہیں۔
और जंग के दौरान दुश्मन की लाखों गोलियों और हजारों गोलों का सामना करते हैं। बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट जाते हैं, जो पकड़े जाने पर इंतहाई अजियतनाक मौत को तो गले लगाते हैं, लेकिन दुश्मन को अपनी अफवाज के मुतालिक एक लफ्ज तक नहीं बताते, इसलिए कि हमारी अफवाज को मुमलिकत पाकिस्तान से मोहब्बत है और आपको अपनी साबिका कुर्सी और हुकूमत से। ये तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि आपने फौज में शमूलियत नहीं की, वरना अपनी जिंदगी बचाने के लिए आप बुज़दिली और गद्दारी की ऐसी मिसालें कायम करते और अपने वतन को ऐसा नुकसान पहुंचाते जिसका सदियों तक इजाला ना हो सकता। अगले रोज मैंने मुजम्मिल से कहा कि मुझे जनरल अली कोशिश से फौरी मिलना है। मेजर असफन ने उसे अपने 2 टेलीफोन नंबर देते हुए कहा था कि बवक्त ज़रूरत इन नंबरों पर हम उससे राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इन पर ऑब्जर्वेशन नहीं। मुजम्मिल ने अपनी डायरी में लिखे नंबर मुझे एक कागज पर लिख दिए। कर्नल मुजम्मिल ने मुझे जो नंबर लिख कर दिया था उसके साथ एक कोड वर्ड भी था। मेजर असफन ने मुझे ये नंबर और कोड वर्ड देते हुए कहा कि जनरल की हिदायत पर वो ये नंबर दे रहा है। फोन उठाने वाले को आप कोड वर्ड शब तीरा कहें। अगर जवाब में दूसरी तरफ से यकीन तुलुए आफ्ताब कहा जाए तो अपना नंबर बताकर उसे कहें कि मेजर असफन से बात करनी है। मैंने मुजम्मिल को कहा कि ईरान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की, जिसके मुतालिक सैकड़ों दहशतनाक कहानियां सुन रखी हैं, अंदरूनी हालत इस कदर दिगरगूं कर दी गई है कि उसके अपने 20 टेलीफोन ऑब्जर्वेशन पर हैं और उससे राब्ते के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं जैसे वो हुकूमती एजेंसी ना हो, बल्कि मुल्क दुश्मन बागियों का कोई खुफिया इदारा हो। मैंने मुजम्मिल के दिए हुए नंबर पर फोन किया। एक निहायत शीरीं निस्वानी आवाज ने हेलो कहा। मैंने कोड वर्ड दोहराया, शब तीरा। जवाब आया, यकीन तुलुए आफ्ताब। मैंने अपना नाम बताते हुए कहा कि मेजर असफन को कहें कि मुझसे जल्द अज जल्द राब्ता करे। मुजम्मिल मेरे साथ टेलीफोन के करीब बैठ गया। थोड़ी ही देर में मेजर असफन लाइन पर था। मैंने उसे कहा कि मुझे चीफ से एक जरूरी बात करनी है, लिहाजा आज ही अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतर है। मेजर असफन बोला कि वो जल्द अज जल्द चीफ से बात करके मुझे कॉल बैक करेगा। मजीद 20 मिनट ही गुजरे थे कि मेजर असफन की कॉल आ गई। उसने कहा कि आधे घंटे के अंदर वही कार जो मुझे पहले दफ्तर ले गई थी हमारे घर के सामने सड़क पर मुझे मिलेगी। गर्ज ये कि 1 घंटे के अंदर मैं जनरल अली कोशिश के दफ्तर में उसके सामने बैठा था। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने जनरल अली कोशिश को कहा कि मेरे साथी ईरान से जाने से कबल मशहद और कुम में ज़ियारत पर जाना चाहते हैं। बंदर अब्बास वाले मिशन पर जाने के बाद ना मालूम क्या सूरत हाल हो और हम वापस आ भी सकें या नहीं, इसलिए मैं और मेरे साथी चाहते हैं कि बंदर अब्बास जाने से पहले ज़ियारत से फैज़याब हो जाएं। जनरल ने कहा कि कुम तो आप सुबह जाकर शाम को वापस लौट सकते हैं, मशहद जाने के लिए आपको जहाज से जाना होगा। आप कल कुम चले जाएं और परसों सुबह मशहद के लिए पहली फ्लाइट पर आप और आपके साथियों की रवानगी और अगले रोज बाद दोपहर की फ्लाइट पर तेहरान वापसी के लिए सीटें बुक करवाकर मां टिकटों के आपको आज ही भिजवा देता हूं। हमारा एक अहलकार ये टिकटें लेकर आपके पास आएगा। जनरल से रुखसत होकर मैं घर वापस आया और साथियों को कहा कि कल सुबह हम कुम के लिए रवाना हो जाएंगे। मिसेस जाहिदी को मैंने खलील के अलावा 2 और टैक्सियों का इंतजाम करने का कहा। अगली सुबह 8 बजे हम कुम के लिए रवाना हो गए। कुम में बीबी मासूमा का रोजा है। बीबी मासूमा इमाम अली रजा की हमशीरा थीं और मदीने से अपने भाई को मिलने आ रही थी। कुम में आपके पड़ाव के दौरान आपको इमाम अली रजा की शहादत की खबर मिली। ये खबर सुनकर आपका भी वहीं विसाल हो गया और आपको वहीं दफन किया गया। ईरानियों ने आपकी कब्र पर एक निहायत आलीशान रोजा तामीर किया। आपके रोजे की ज़ियारत करने वालों का एक जम्मे गफीर 24 घंटे वहाँ लगा रहता है। कुम में ही वही मजहबी दरसगाह भी है जहाँ नायब इमाम आयतुल्लाह खुमैनी ने मजहबी तालीम हासिल की थी। बीबी मासूमा के रोजे की ज़ियारत के अलावा हमने वहाँ कई और ज़ियारतों पर हाजिरी दी और शाम को वापस तेहरान लौट आए। अगले रोज सुबह 8 बजे फ्लाइट पर हम तकरीबन 2 घंटे की परवाज के बाद मशहद पहुंचे और बाजार रजा के करीब ही एक होटल में हमारे 8 कमरे पहले ही से बुक करवाए गए थे। हम वुजू करके इमाम अली रजा के रोजे पर गए। रोजे की इमारत ईरानी तर्ज तामीर का बेहतरीन शाहकार है। रोजा और उससे मुल्हिका लाइब्रेरी और अजायब घर में कदीम कलमी कुरान पाक के नुस्खे और बहुत से तबर्रुकात रखे हुए हैं। इमाम के रोजे के लंगर से बाहर आने वाले हर जायर को खाने के टोकन मिलते हैं और बेहतरीन और अनवाओ इक़साम के खाने जायरीन को पेश किए जाते हैं। रोजे की मस्जिद में असर की नमाज पढ़कर हम टैक्सियां लेकर दूस गए। यहाँ वो जिंदान खाना है जहाँ खलीफा मामून रशीद ने इमाम को कैद कर रखा था और वहीं आपकी शहादत हुई। हुस्न इत्तेफाक से हमराह
इस जिंदान के तहखाने में जाने का मौका भी मिल गया, जिसे उमूमन बंद रखा जाता है। इस कैद खाने में लोहे की वजनी संगल, बेड़ियां और गले का तौक देखा, जिसे इमाम अली रजा के जिस्म से उनकी शहादत के बाद उतारा गया। पत्थर की बनी हुई वो लंबी नाल भी देखी, जिसमें से इमाम अली रजा मुंह लगाकर पानी पीते थे, क्योंकि आपके बाजुओं के संगल इस कदर भारी थे कि इमाम हाथों से प्याला नहीं उठा सकते थे। ये जमाने के रंग और हकीकत की सच्चाई है कि गरीबुल वतन और बेयारो मददगार इमाम अली रजा को मशहद के कब्रिस्तान में दफन किया गया और खलीफा वक्त मामून रशीद भी इसी कब्रिस्तान में दफन हुआ। उस वक्त तो उनकी कब्र पर आलीशान मकबरा तामीर नहीं हुआ था, लेकिन आज इस गरीबुल वतन सैयद का रोजा इतनी शान से बना हुआ है कि जहाज अभी मशहद से 100 किलोमीटर दूर ही था कि रोजे के सुनहरी गुंबद और मीनार दिखाई देते हैं। पूरा सूबा खुरासान इमाम अली रजा के नाम पर वक्फ है। हर वक्त उनका लंगर जारी रहता है और मामून रशीद, जिसकी हुकूमत और खिलाफत बर्रे सगीर से लेकर स्पेन तक थी, उसकी कब्र पर पड़ी सीमेंट की एक तख्ती जिस पर उसका नाम कंदा है, इमाम अली रजा के रोजे के दाखिली दरवाजे पर वाक़ है। तूस के जिंदान के बिल्कुल साथ ही वो जगह भी देखी जहां ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 40 रोज चिल्ला कशी की थी। अगले रोज हम फिर इमाम अली रजा के रोजे पर गए और बाद दोपहर की फ्लाइट से तेहरान वापस आ गए। सावक के चीफ को अगरचे अपने मातहतों पर एतबार नहीं था, लेकिन उसकी जासूसी का निज़ाम इतना उम्दा था कि हमें घर पहुंचे बमुश्किल 1 घंटा गुजरा होगा कि मेजर असफंद का फोन आया और उसने बताया कि मशहद के गवर्नर अली रजा सफरी से हमारी मुलाकात कहाँ हुई और हम किस होटल में ठहरे। उसने उन टैक्सियों के नंबर तक बता दिए जिन पर हम मशहद से तूस गए थे। उसने कहा कि आज रात 8 बजे वही गाड़ी मुझे चीफ के पास ले जाने के लिए घर के बाहर मिलेगी। असर की चाय के दौरान जनरल काउसी भी आ गया। जनरल काउसी ने मुझसे मिलते ही कहा कि हिल्टन होटल में तफ्तीशी टीमें अपनी सारी काबिलियत और तजर्बे के बावजूद सर पटक पटक कर थक हार कर रह गई हैं और उन्हें वारदात का कोई सिरा अब तक हाथ नहीं लगा। उन दोनों अमरीकियों के कमरों को वारदात का इल्म होते ही सील कर दिया गया था और ईरानी पुलिस, खुफिया पुलिस, सावक और अमरीकी FBI की टीमों को कमरों से कोई भी चीज उठाने की सावक वालों ने मुमानियत कर दी थी। FBI वालों ने कमरों में पड़ी अशिया की दर्जनों तस्वीरें भी उतारी। मेरी मालूमात के मुताबिक FBI वालों ने बहुत से कागजात और डायरियों की भी तस्वीरें बनाई। उनके जाने के बाद सावक वाले तमाम कागजात और डायरियां अपनी खुसूसी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए साथ ले गए। जनरल काउसी अपने वादे के मुताबिक हमें तफ्तीशी टीमों की कारकर्दगी से पूरी तरह आगाह कर रहा था। मैंने काउसी से पूछा कि सावक वाले इन कागजात और डायरियों को कहाँ ले गए होंगे, तो उसने कहा कि इतनी बड़ी वारदात के मुतालिक यकीनन सावक के सरबराह को आगाही होगी, लिहाजा तफ्तीशी टीम इन कागजात को सावक के हेडक्वार्टर्स में ही ले गई होगी। जनरल काउसी ने मुझे सावक की पहुंच और लामहदूद वसाइल से आगाह करते हुए मुझे और मेरे साथियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया और हमारे साथ मजीद चंद मिनट रहने के बाद मिसेस जाहिदी के साथ उसके रिहायशी हिस्से में चला गया। मिसेस जाहिदी ने उसे यकीनन बता दिया होगा कि उसने उनकी शादी की खबर हमें दे दी है, लिहाजा आज से पहले जनरल काउसी जो हमसे छुप कर मिसेस जाहिदी से मिलता था, आज दंदनाता हुआ उसके रिहायशी हिस्से में चला गया। मैं रात 8 बजे जनरल अली कोशिश के पास गया। वो पहले की तरह आज भी सर थामे बैठा था। मुझे देखते साथ ही वो कहने लगा कि उन 2 अमरीकियों की हलाकत की तफ्तीश के दौरान मेरे मातहत मेरे हुक्म पर उनके कमरों से मिलने वाले तमाम कागजात और डायरियां उठा लाए हैं, जिनसे हमें मालूम हुआ है कि वो दोनों मोसाद के एजेंट थे और तुम्हारे साथियों के बारे में उन्हें पूरा इल्म था कि तुम तेहरान में हो और रामसर के अमरीकी अड्डे की तबाही में भी तुम्हारा हाथ था। वो तुम्हारे ग्रुप में शामिल किसी खातून को मोसाद की साथी जेनी नामी एजेंट समझ रहे थे, जिसे हलाक करने के अहकाम उन्हें मिल चुके थे और अब वो इस खातून को हलाक करने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में थे। इसके अलावा 2 और अहम बातें हमें मालूम हुई हैं। पहली तो ये कि बंदर अब्बास में पाम ऑयल डिप्पू में मुंतकिल करते वक्त उसमें मिलाया जाने वाला केमिकल भी इन्हीं एजेंटों ने इंपोर्ट करने वाली पार्टी को मुहैया किया है। और दूसरी बात यह है कि इन एजेंटों ने तेहरान में अपने दफ्तर में जो वायरलेस सेट बज़ाहिर जज़ायर मजनू के करीब अपने कारखानों से राब्ता करने के लिए लगाया हुआ है, वो ट्रांसमीटर दरअसल मोसाद के हेडक्वार्टर से उनके राब्ते का जरिया है। वायरलेस पर तेहरान से कोड पैगाम पहले उनके कारखाने में भेजा जाता है और फिर वहाँ के ट्रांसमीटर से वो पैगाम मोसाद के हेडक्वार्टर को
और उसी तरह हेडक्वार्टर के पैगामात उन तक पहुंचते हैं। मैंने जनरल अली कोशिश से पूछा कि इन दोनों अमरीकियों की हलाकत से हमारे लिए खतरा तो फिलहाल टल गया होगा, तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे ख्याल में सारे ईरान या तेहरान में मोसाद के सिर्फ यही 2 एजेंट थे? मेरे भाई, तेहरान तो मोसाद के एजेंटों और सब एजेंटों से भरा पड़ा है। इन 2 के हलाक होने से मोसाद के दरख्त की सिर्फ एक टहनी टूटी है। बेशुमार टहनियां, तने, दरख्त और जड़ें अभी भी मौजूद हैं। मैंने इन एजेंटों की असलियत जानने के बाद तुम्हारे घर के इर्द गिर्द अपने 6 एहलकारों की ड्यूटी लगा दी है ताकि कोई बेखबरी में तुम पर हमलावर न हो सके। पाम ऑयल वाला टैंकर परसों आउटर एंकर पर पहुंचेगा और मैं चाहता हूं कि परसों सुबह की फ्लाइट से आप लोग भी बंदर अब्बास पहुंच जाएं। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो परसों की फ्लाइट पर आपके लिए सीटें बुक करवा दी जाएंगी और बंदर अब्बास के शेरेटन होटल में कमरे भी बुक करवा दिए गए हैं। हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर चुके थे कि हमारे आगे भी गढ़ा था और पीछे भी। तेहरान में हमारा मजीद क़याम हमारे लिए परेशानियां ला सकता था और बंदर अब्बास के मिशन में भी खतरा था। रामसर में अमरीकी अड्डे और तेहरान के हिल्टन होटल की वारदातों में हमारा हाथ होने पर अभी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई महज इसलिए नहीं की गई थी कि हमें जनरल अली कोशिश और जनरल काउसी का ताउन हासिल था। अगर ये हमारे खिलाफ हो जाते तो हमें इन वारदातों में फिट करने में उन्हें चंदा दुश्वारी न होती। मैंने जनरल अली कोशिश को कहा कि हम परसों सुबह जाने के लिए तैयार हैं और मुझे यकीन है कि हम इस मिशन को भी इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ पूरा करेंगे। जनरल कोशिश मेरी बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे पहले ही आप पर पूरा यकीन था कि आप अपने वादे से इन्हिराफ नहीं करेंगे। मैं आपके लिए ये करता हूँ कि इन डायरियों और कागजात को अपने सामने नजर आतिश करवाता हूँ ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मोसाद के नए एजेंटों को ये तमाम मालूमात हासिल करने में खासा वक्त लगेगा और तब तक आप बंदर अब्बास का मिशन मुकम्मल करके लौट आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ अपने पाक वतन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों और गद्दारों के शर से महफूज रखे। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।